चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है, अगर हम मुजरिम हैं तो जेल में डाल दें वरना रिहा करें, बसूरत दीगर जेलों के बाहर धरना देंगे। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम का कहना है कि पीटीआई कारकुन मुजाहिद शाह 11 माह से जेल में कैद और बीमार थे। 10 दिन पहले उन्हें रिहा किया गया और उनका इंतकाल हो गया। मुजाहिद शाह एक बेगुनाह शख्स, 11 महीने वो जेल में थे। 5-6 महीने पहले से उनकी तबीयत खराब थी, उनके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी डाली अस्पताल में भेजा जाए। 10 दिन पहले वो जेल से रिहा हुए थे, वो बेचारा सीधा अस्पताल में गए और वहाँ उसका इंतकाल हो गया। इसका कौन जवाब देगा? आप बताएं कि कितना जुल्म करेंगे बेगुनाह लोगों पे। आप उनकी ट्रायल भी नहीं कर रहे। कई 100 लोग आए हुए कोर्ट में जिनके ऊपर FIR है और जज साहब मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है तो हम सबको जेल में डाल दें, अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आजाद कर दें। दूसरी चीज यही हो सकती है कि हम जाके जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपको खबर देंगे, पावर डिवीजन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए समरी काबीना को अरसाल कर दी है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अलीम मलिक से, बताएगा अलीम। जी, बिजली कंपनियों के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के हवाले से अहम डेवलपमेंट ये है कि पावर डिवीजन ने नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के लिए समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी है। 8 बिजली कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की समरी भेजी गई है और जराये ने बताया है कि आइस्को, फेस्को, टेस्को, कैस्को, पेस्को, लेस्को, मैपको और गैपको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के लिए समरी अरसाल की गई है। जराये ने बताया कि नए बोर्ड में तैनाती के लिए मेंबरान का चुनाव इंतहाई प्रोफेशनल बुनियादों पर किया गया है। 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड तहलील करके नए बोर्ड तश्कील देने की तजवीज़ है। बोर्ड की तहलील और तश्कील से मुतालिक जो फैसला है वो तो वफाकी काबीना करेगी। ताहम पावर डिवीजन ने अपनी तरफ से जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के लिए समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी है। बहुत शुक्रिया आलिम मलिक तफसीलात के लिए। आम खबर देंगे आपको, पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को 20 नए केसेस में नामजद कर दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे शहजाद मलिक से, बताएगा शहजाद। जी हाँ, ये चौधरी परवेज इलाही की केसेस की तफसीलात का मामला है। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को 20 नए केस में नामजद कर दिया है। IG पंजाब पुलिस ने परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने पुलिस से शहजाद मलिक इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि 20 नए केसेस में नामजद कर दिया गया है साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को और तफसीलात हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की थी। पंजाब पुलिस ने 9 मई के 20 केसेस में परवेज इलाही को नामजद किया है। रिपोर्ट चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में नामजद किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ फैसलाबाद के 4 केसेस में नामजद किया गया। चौधरी परवेज इलाही को रावलपिंडी के 11 मुकदमात में नामजद किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि गंदम स्कैंडल में नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अफसरान की मुअत्तली की मंजूरी दी। साबिक सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। साबिक DG फूड प्रोटेक्शन AD आबिद को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। मुअत्तल अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। मुल्क में गंदम होने के बावजूद मजीद गंदम दरामद करने पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। ARY न्यूज़ ने मामला उठाया था। सियासी इंतकाम में हम पर केसेस बनाए गए, इसलिए हमें रिलीफ मिल रहा है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है अदलिया आज़ाद है, सही फैसले करेगी। मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी है, उम्मीद है जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। जो मिल रहा है वो बेसिकली इनके केसेस सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अदलिया आज़ाद है। इंशाअल्लाह ताला सही फैसले करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी पेशरफ्त शुरू है और जारी है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ डायलाग होने चाहिए। हमारी उम्मीद है बहुत जल्द वो हमारे लाइन्स का हिस्सा बन जाएंगे इंशाअल्लाह। लोग छोड़ चुके थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे या सख्त वक्त में पार्टी से जा चुके थे फॉर व्हाटएवर रीज़न, क्या वो वापस आ सकते हैं कि नहीं, और अगर वो वापस भी आ जाएँ तो उनको क्या कोई पोजीशन मिल सकती है पार्टी में, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही करेंगे। जवाब मेरे पास आया, ये हमारा इंटरनल मामला है तो इंशाअल्लाह ताला हम हैंडल। मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू जारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी PTI ही करेंगे। हमारे खिलाफ तमाम केसेस सियासी नौयत के हैं। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वर्दियां फाड़ी गईं, ज्यादती तो हमारे साथ हुई है।
मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू जारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान जल्द हमारे इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। हमारे खिलाफ तमाम केसेस सियासी नौयत के हैं। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। हम पर इल्जाम लगाया गया कि वर्दियां फाड़ी गईं, ज्यादती तो हमारे साथ हुई है। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। अनवर खान से मजीद बात करते हैं। जी अनवर, आगाह कीजिए। जी देखिए, महकमा तालीम की सब स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के फैसले की रोशनी के अंदर सिंध हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि अब सिंध के अंदर गर्मियों की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। पंजाब की तर्ज पर सिंध में गर्मियों की छुट्टियां कबल अज़ वक्त करने की तजवीज़ देर गौर थी। ताहम महकमे मौसमियात की जानिब से कराची में मई के महीने में हीट वेव न होने के सबब वज़ाहत सामने आई थी, जिसके बाद अब महकमा तालीम ने अपना तातीलात के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अनवर। लापता बलोच तलबा केस कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। बताएगा हुसैन। जी देखिए, बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है, क्योंकि अदालत की जानिब से एक कमीशन जो है वो बनाया गया था और उस कमीशन पर अमल दरामद से मुतालिक दौरान समाअत अदालत में गुज़श्ता रोज जो हुकूमती अरकान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस पर जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया कि दरखास्त गुजार वकील ने कहा कि अदालत से मुतालिक बहुत सी बातें जो है वो की जा रही हैं। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी की बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अदालतें इन तमाम चीज़ों से मापरा अदालत में जो है वो होती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने लापता अफराद केस में बहुत काम किया है, जो रह गया है वो भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त दे दें, सियासी हल भी तलाश किया जा रहा है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जंग में भी सफेद झंडा लहराकर सीज फायर की जाती है, बातचीत करके ही हल निकाला जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी भी यही इस्तदा है कि थोड़ा वक्त दे दें। अदालत की जानिब से कहा गया कि हम सब ने कानूनी और दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करना है। इस मुल्क ने दहशतगर्दी में 70,000 जो है वो जानें गंवाई हैं। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जब तक मामला हल नहीं होता, कानूनी दायरे में जो इख्तियार मिलता है उस पर अमल दरामद करें। समाअत जो है वो इस वक्त जारी है और अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलात के लिए। भैंस कॉलोनी में पुलिस छापे और एहतजाज पर 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 3 मुकदमा सरकार और 1 शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे अफजल खान से। जी अफजल, बताएगा। में भैंस कॉलोनी में जो यूएस अड्डे पर पुलिस छापे और एहतजाज का जो मामला है, इस पर 4 मुकदमा सुकन थाने में दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा स्नूकर खेलने पर जो जुआ सट्टा जो है वहाँ पे जारी था, जिस पर जुए सट्टे की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा दूसरा मुकदमा फराज मुलजिम अकबर चांदी के खिलाफ मंशात एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। तीसरा मुकदमा गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन्होंने सड़क को ब्लॉक किया था और कार में मुदाखलत की थी। जबकि चौथा मुकदमा ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर अजीजुल्लाह की गाड़ी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाने की पादाश में उसी की मुद्दत में मुश्तल अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि दिगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया अफजल खान तफसीलात के लिए। पीटीआई के बहुत से लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अना कुर्बान करना होगी। बानी पीटीआई की हुकूमत किसी ने नहीं, उन्होंने खुद गिराई। मफरूजा बना चुके थे, कमर बाजवा उनके खिलाफ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मुल्क के लिए मैं सबके पांव पकड़ने को तैयार हूँ। पीटीआई इस्तीफे ना देती तो इलेक्शन होते या फिर बानी पीटीआई वजीर आजम रहते। नाराज एमएनएस को राजी कर लेते तो सूरत हाल ये ना होती। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में ताहिर अशरफी ने कहा, दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं मगर परेशानी नहीं। खान साहब अपने ऊपर अगर काबू रखना और काबू पाना शुरू करते तो ये दिन ही ना आते। ये नौबत ही तब आई। खान साहब की हुकूमत किसी ने नहीं गिराई। ये आप जो मर्जी आप कहते रहे, खान साहब ने खुद गिराई अपनी हुकूमत। रवैया खान साहब के कुछ साथियों का रवैया, लेकिन वो एक हकीकत बन गए आप तो जो 8 फरवरी के बाद। अगर आप ये कहें कि तारीख इंसाफ इस मुल्क की जमात नहीं है तो ये हमने तो पहले तो भी वही अज़ामन नहीं है, लेकिन वो हकीकत तो है। तो फिर कैसे वो फिर
دیکھیں بات یہ ہے، یہ تو سیاسی قوتیں جب آپس میں بیٹھیں گی، بات چیت کریں گی، ان کے پارٹی کے لوگ بیٹھیں گے، اور میرا خیال ہے وہ بیٹھیں گے. ان کے پارٹی کے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، سیاسی قوتوں سے مذاکرات ہوں. ضروری ہے کہ آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، کریں گے. میں تو جی سب کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں اس ملک کے لیے. اگر یہ تیار ہوں، بیٹھنے کو تیار ہوں، اپنی انا قربان کریں. لیکن گزارش میں نے پہلے کر دی کہ یہ نہیں ممکن ہے کہ ایک طرف آپ فوج کی ایسی تیسی کریں، اب فوج کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے، انہیں اپنا کام کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں. آپ سیاستدان بیٹھ جائیں، اس کے لیے تیار ہیں. ہم صبح پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں سب کے. اگر خان صاحب عدم اعتماد کے بعد ریزائن نہ کرتے، بٹ صاحب میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یا دوبارہ الیکشن ہو جاتے یا خان صاحب عدم اعتماد کر کے دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے. اور یہ بات انہیں جنرل باجوہ نے بھی کہی تھی کہ آپ اسمبلی سے ریزائن نہ کریں. 2-3 ووٹوں کا فرق تھا نا، کتنا فرق؟ جی جب وہ جانے والے تھے تو آپ سے کوئی ملاقات بات چیت ہوئی تھی خان صاحب؟ خان صاحب اور ایک ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر اپنے طور پہ ایک مفروضہ بنا چکے تھے کہ جنرل باجوہ میرے خلاف ہیں، لہذا اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے انہیں کہا تھا کہ نہیں، آپ بیٹھ جائیں، اب آپ اپنے جو آپ کے اندر ہے آپ ان سے ڈسکس کریں، آپ کا آرمی چیف ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ شہباز شریف سے مل چکا. میں نے کہا نہیں، غلط بات ہے آپ کی، اس پہ میری بات ہے. بلکہ جو آخری میٹنگ تھی میں نے اس میں کہا تھا کہ خان صاحب اگر آپ کے خلاف فوج ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، کیونکہ میں اپنی فوج کے خلاف کبھی بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ان کے ارد گرد کچھ لوگ تھے جن کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، وہ اللہ واسطے ہی الزام تراشیاں کر رہے تھے. ایک MNA کا میں جانتا ہوں کہ کسی بنیاد پر اس کو ایک ادارے نے بلا کے شٹ اپ کال دی کہ انسان بنو، قومی سلامتی کا مسئلہ تھا. اور میرے سامنے خان صاحب کو ایک ان کی خاتون MNA کہہ رہے تھے جی اس کو اس ادارے نے کہا ہے کہ تم جا کے نہ مل جاؤ. اچھا، یہ حال تھا. وہی جو 20 MNAs کے تھے ان میں سے. ان میں جنرل باجوہ نے حتی الممکن کوشش کی، لیکن جب عدم اعتماد میں خان یار یہ بتایا گیا، لسٹ دی گئی جنرل باجوہ اور اس وقت فوج نے کہ یہ آپ کے MNA آپ سے ناراض ہیں، ان کو راضی کر لیں. اور وہ کیا کرتے ہیں ان کو؟ اچھا، بہت پہلے دے دی. دیکھیں نا، انفارمیشن تو اداروں کا یہی کام ہے نا. اس سے زیادہ وہ کیا کرتے کہ یہ آپ کے لوگ ناراض ہیں، آپ ان کو راضی کر لیں. اب خان صاحب اگر میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں جو 20 تھے نا، ان میں سے 12 میرے ساتھ رابطے میں تھے، ملتے جلتے تھے ہم. وہ صرف اس بات پہ ناراض تھے کہ خان صاحب ملاقات نہیں کرتے اور خان صاحب کے ارد گرد لوگ ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں. کوئی مطالبہ نہیں تھا ان کا. اور اگر ان کو خان صاحب بلا لیتے اور بلا کے کہتے کہ آؤ یار چائے کا کپ پیو، ڈونٹ وری، نیکسٹ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تم، وہ کبھی بھی نہ جاتے. یار اپنی غلطی بھی تو آپ مانے نا. وہ کیوں گئے؟ آصف زرداری ہر ایک کو گلے سے لگاتا، سینے سے لگاتا. شہباز شریف خود پہنچ جاتا ہے. MKM سے پوچھے خان صاحب گئے عدم اعتماد کی تاریخ کے بعد کراچی، ان سے بات کی انہوں نے؟ گئے اس کام کے لیے، بات ہی نہیں کی. بھائی کچھ خان صاحب کے اپنے ساتھی تھے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا. جنہوں نے سب سے پہلے خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگے وہی خان صاحب کے زوال کا سبب. باجوہ صاحب سے ابھی بھی آپ کا رابطہ ہے؟ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ جو اتنی ان پہ تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ کیا ان کا اگر باجوہ صاحب نے سچ بولنا شروع کر دیا نا تو بہت سارے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے. ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو انویسٹر یہاں آئے اسے کوئی پریشانی نہ آئے. تو SIFC کے قیام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہے. پہلے سٹیپ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ $5 ارب یہ 30 کے قرب و جوار میں جائے گی. ریکارڈنگ میں تو 1 ارب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی شعبوں کے اندر ہے. اور جو عرب سرمایہ کار ہیں بالخصوص سعودی، قطری، کویت، امارات، وہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور اس میں اس کا کریڈٹ اگر آپ دیں گے تو وہ بلا شبہ SIFC، ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں لگے ہوئے ہیں. پاکستان کا اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ان 6-7 یا 1 سال میں کہہ لیں جو مقام تھا، جو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کسی وقت ڈیمیج ہوا تھا، اس کو ریپیئر بھی کیا اور بڑھایا بھی ہے ہماری قیادت. ماضی کی تلخیاں ہیں جو خان صاحب کے دور میں کچھ ہوئی، لیکن
मैं समझता हूं कि अब हमें आगे जाना है। खान साहब ने डैमेज कैसे किया अपने बयानात से? क्या मैं समझता हूं कि वल्लाहु आलम, वजारत खारजा तो कहती थी हमने ब्रीफ किया, हमने बताया, लेकिन खान साहब एक उनके अंदर एक चीज है कि जो भी उनका दिल चाहे वो कह देते हैं। आलमी ताल्लुकात में आपको कुछ चीजों को देख समझ के करना होता है, आपको देखना होता है कि हमारे साथ कौन किस तरह चल रहा है। तो मियां साहब, उनकी फैमिली ने कहा और वो हो गया, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये अगर सदर अलवी साहब जब सदर थे तो वो कोशिश कर रहे थे। खान साहब का जामन कौन बनेगा? कोई दुनिया में शख्स है जो खान साहब का जामन बन सके? ये तलाश करें आप। उस वक्त भी अलवी साहब ने जो कोशिश शुरू की थी उसमें एक सवाल यही आया था ना कि खान साहब का जामन। सहाफियों और व्लॉगर्स को पकड़ने के लिए काला कानून बनाया जा रहा है। ये कानून नहीं चलेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है ख्वाजा आसिफ के भाई को अयूब खान ने सिफारिश पर बैंक में भर्ती कराया। ये तारीख नहीं पढ़ते। काला कानून बनने जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई सरदार बहादुर खान ने उंगली पकड़ के यूबीएल बैंक में भर्ती कराया था सिफारिश पे। वो इसलिए वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे। मार्शल लॉ प्रोक्लेमेशन आप पढ़ लें, वो लगाया था प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने। उनके वालिद साहब ख्वाजा सफ्तर साहब का, वो जनरल ज़िया साहब के स्पीकर थे मजलिस शूरा के। नवाज शरीफ जनरल ज़िया का तीसरा बेटा कहलाता है। अगर फांसियां लगानी है तो थोड़ी बड़ी फांसी घाट बनेगा, और उसका पहला उम्मीदवार तो आइन तोड़ने के जुर्म में शरीक नवाज शरीफ है। सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा, अदलिया के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। वकील बरादरी भी साथ देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ देगी। तो पैका कवानीन की तरामीम और क्वेटा प्रेस क्लब की बंदिश के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची के सहाफ़ी आज यौम सियाह मना रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में सियाह झंडे लगाए गए हैं। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुश्तरका बयान में महतक इज़्ज़त बिल को मुस्तरद करते हुए उसे मीडिया की आज़ादी पर कदगन करार दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि ज़माबंदी के लिए हुकूमत आमिराना डगर पे चल पड़ी है। तो पैका कवानीन की तरामीम और क्वेटा प्रेस क्लब की बंदिश के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची के सहाफ़ी आज यौम सियाह मना रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में सियाह झंडे लगाए गए हैं। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुश्तरका बयान में महतक इज़्ज़त बिल को मुस्तरद करते हुए उसे मीडिया की आज़ादी पर कदगन करार दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि ज़माबंदी के लिए हुकूमत आमिराना डगर पे चल पड़ी है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध असेंबली की मखसूस और अक़लियती नशिस्तें पीपल्स पार्टी और एमकेएम को देने के केस की समाअत। तफसीलात क्या है जाने के असगर उमर से। जी असगर बताइएगा। जी, सिंध असेंबली में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के पर मुश्तमिल सिंध कौंसिल इत्तेहाद की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि उनके सिंध असेंबली में 9 MP हैं, लेकिन उन्हें कोई नशस्त नहीं दी गई है और ये नशस्तें पीपल्स पार्टी और एमकेएम को दे दी गई हैं। लेकिन कल सरकारी वकील की तरफ से बताया गया कि मुल्क भर की 72 मखसूस नशस्तों के मुतालिक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना जारी कर चुकी है, इसलिए ये दरख्वास्त अब गैर मौसर हो चुकी है और इस वक्त मुल्क में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जारी है। लेकिन दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट की सूरत हाल मुख्तलिफ, हमारी सिंध असेंबली की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ताहम अदालत ने भी ऑब्जर्व किया कि ये फैसला चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, इसी का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा, इसलिए उस वक्त तक इंतजार किया जाए और दरख्वास्त निपटा दी गई है। बहुत शुक्रिया असगर उमर। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। कराची के चनेसर हॉल्ट के करीब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे अफजल खान से। अफजल, किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इतला तो नहीं? जी देखिए, चनेसर हॉल्ट के करीब सियालकोट से आने वाली अल्लामा एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। बोगी के पटरी से उतरने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये कहना है रेलवे पुलिस हुकाम का। बोगी पटरी से उतरने के बाद डाउन ट्रैक जो है वो बंद हो गया है और अब जो है रिलीफ जो ट्रेन है उसके जरिए ट्रैक को क्लियर करने का काम जारी है। कुछ ही देर में जो ट्रैक है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अफजल खान तफसीलात के लिए। खबर देंगे आपको, पाकिस्तान रेलवे ने 1 से 200 किलोमीटर तक ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी है। मजहर इकबाल से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा मजहर।
जी, रेलवे ने रैशनलाइजेशन के नाम पर 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी है और इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से इस पर अमल दरामद शुरू होगा। तमाम जो बाज़ ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास के किरायों में 24% तक कमी की गई है। एसी क्लासेस के किरायों में 40% तक कमी हुई है। बाज़ रूट्स पर जो किराए थे वो इस कदर बढ़ गए थे कि वो एसी कोचेस से ट्रेनों के किराए ज्यादा थे, जिससे रेलवे का रेवेन्यू भी कम हो रहा था और मुसाफिरों की मुश्किलात भी बढ़ रही थी। रेलवे हुकाम को बार बार निशानदेही की गई कि रेल के किराए मुख्तलिफ रूट्स पर, खसूसी तौर पर छोटे रूट्स पर बहुत ज्यादा हैं, तो मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा की जाए, जिस पर रेलवे हुकाम ने आज ये नोटिफिकेशन जारी किया है और आज से इस पर अमल दरामद होगा। और जो आज से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मजहर इकबाल इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।